गृह मंत्रालय की बैठक में सिविल डिफेंस की समीक्षा को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल डिफेंस इंस्टॉलेशन के हालात पर आज चर्चा हुई है। इंस्टॉलेशन को ठीक करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। बैठक में लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। फर्स्ट एड, टॉर्च और मोमबत्तियां घर में रखने के लिए कहा गया है। तो ये इस वक्त की एक अहम खबर सामने आ रही है। लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। गृह सचिव की आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी और उसमें कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं, हिदायतें दी गई हैं। और जंग के दौरान हालात से निपटने के लिए श्रीनगर की डल झील में आज एक ड्रिल की गई, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने भी हिस्सा लिया। रिपोर्ट देखिए। अभी हम विश्व प्रसिद्ध डल झील में है और यहाँ पे एसडीआरएफ की तैयारी है। बता दें, श्रीनगर की एक अच्छी खासी आबादी जो है वो इस डल झील के अंदर रहती है, तो यहाँ पे आज जो है तैयारी की जा रही है। हालांकि एसडीआरएफ का कहना है कि वो ये ऐसे ऑपरेशंस करते रहते हैं, लेकिन आज जो है इस ऑपरेशन की जो लेवल है वो बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ वो है वो लोगों से ये भी जो है रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है कि वो कल की जो ड्रिल है उसमें भाग लें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डल झील में जो है एसडीआरएफ की ये ड्रिल जो है वो चल रही है। बता दें आपको, कल क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी जो है आदेश है, देश में पूरी जगह पे हर एक जगह जो वल्नरेबल है वहां पे ड्रिल की जाएगी। उसके चलते कहा जा सकता है यहाँ पे ड्रिल की तैयारियां चल रही है और यहाँ पे लोगों को, विशेषकर जो डल झील के आसपास में रहते हैं या ऐसे दरियाई सोतों में रहते हैं जहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एक डिफरेंट टाइप का रहता है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे ये एसडीआरएफ के जवान दिखाएंगे कि ऐसी आपातकाल स्थिति में क्या करना है। और निसंदेह बता दें, इनके पास जो इक्विपमेंट है ये लोगों को दिखाएंगे कि कौन सा इक्विपमेंट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जम्मू कश्मीर में लोगों को पाकिस्तानी हमले के खतरे से अलर्ट किया जा रहा है। आपको श्रीनगर से महराज की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह स्कूल के बच्चे जो है उनको ड्रिल कराया जा रहा है कि अगर शेलिंग की स्थिति होती है, पाकिस्तान की तरफ से ये इलाका शेलिंग से प्रभावित होता है, तो उन्हें किस तरह अपनी सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित करनी है। और क्योंकि यहाँ जिस इलाके में सेफ्टी बंकर नहीं है या बच्चे स्कूल में मौजूद है, तो वो या किसी टेबल, कुर्सी या किसी ऐसी जगह पर नीचे छुप जा सकते हैं जहाँ पर वो शेलिंग से बच सकते हैं, बाहर नहीं निकलना है। ये तमाम बच्चे जो हैं इनको ये सिखाया जा रहा है। ये बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों को डेमो दे रहे हैं कि किस तरह क्लास से निकलते हुए किसी टेबल या कुर्सी के नीचे जो है छुप जाना है। तो ये तमाम बच्चे जो है लगातार ये सीख रहे हैं कि किस तरह सरहद पर जो है अपनी सेफ्टी एंश्योर करनी है। मॉक ड्रिल को लेकर गृह सचिव की बैठक। कल देश के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल, राज्यों के गृह सचिवों के साथ बैठक, मॉक ड्रिल की तैयारियों पर चर्चा। पर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो सबसे पहले आपके पास जो भी बिल्डिंग मौजूद हो, जो मजबूत बिल्डिंग है, उस मजबूत बिल्डिंग के पीछे आपको जाना है और अपने आप को अंदर जो है लेकर के जाना। सबसे पहले बिल्डिंग के जितने अंदर अगर कोई दुकान भी अगर मौजूद है तो उस दुकान के अंदर आप फौरन आपको इस तरीके से घुसना होगा। सायरन बजता रहेगा और आप इस तरीके से दुकान के जितने अंदर हो सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि अगर किसी भी मिसाइल को हवा में ही डैमेज करने की कोशिश की जाती है तो जो भी शार्पनेल्स हैं उसके वो इतने अंदर तक नहीं आएंगे, वो सड़क पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी आसपास हर शहर में कोई ना कोई अंडरपास जरूर होता है, सबवे जरूर होता है, तो इस तरीके से हर शहर में सबवे बना होता है और सबवे में काफी तेजी से आपको जाना होता है ताकि, और सबवे के अंदर जाने के बाद जितना अंदर हो सके आप उसके अंदर जाएंगे और ताकि अगर कोई भी शार्पनेस है मिसाइल के तो उनसे अपने आप को बचाया जा सके। एयर स्ट्राइक होती है तो ऐसे में किस तरह से छुपा जाए, खुद को बचाया जाए,
तो वैसे तो दिल्ली में ऐसे कोई बंकर बने नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से देखेंगे यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन है, ये एक बंकर की शक्ल उस वक्त अख्तियार कर सकता है। लोग अपने बचाव के लिए, क्योंकि जैसे ही एयर सायरन जो है वो बजेगा, ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, और फिर ऐसे में अपने बचाव के लिए जो लोग हैं वो इस तरीके से जो टनल्स बने होते हैं, टनल या फिर मेट्रो के लिए टनल बनी होती है, या कम ऊंचाई वाले फ्लाईओवर्स हैं, उनकी शरण ले सकते हैं। किस तरीके से बचाव किया जाए, इसी को लेकर के तैयारी जो है वो चल रही है। इसको लेकर के अगर बात करूं तो अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्रालय ने एक बैठक भी की है, जिसमें तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं, साथ ही सिविल डिफेंस के जो चीफ्स हैं, उनके साथ में बैठक की गई है और ये बताया गया किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह जो टनल्स हैं या कहें कि जिस तरह हम मेट्रो के स्टेशन के पास मौजूद हैं, ये एक बड़ा सुरक्षा कवच उस दौरान हो सकता है। अगर एयर सायरन बजता है तो आसपास के आपके कोई ऐसी जगह इसको चिन्हित कर लीजिए और तुरंत ही बिना समय गंवाए हुए उन पे पहुंचिए। और 1971 की जंग में पाकिस्तान ने गुजरात के भुज को भी निशाना बनाया था। उस वक्त होमगार्ड के रूप में देश की सेवा करने वाली ज्योतिराबेन क्या कह रही हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर, आइए सुनते हैं। मैं 71 से होमगार्ड में थी और जब युद्ध का माहौल चल रहा था तब ब्लैकआउट थी भुज में। उस वक्त हम सब महिलाएं शहरी गलियों में घूम के ब्लैकआउट कराती थी। घर वाली स्त्रियां बहुत घबराई हुई थी, फिर भी हम उन्हें हिम्मत देती थी, घबराओ नहीं। और पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर। एक दिन में 17 बम फेंके थे और उस माहौल का जनता का क्या हाल था वो हम सोच के भी हमें घबरा जाते हैं। आज फिर वही परिस्थिति आ रही है। आज की जो महिलाएं अभी जो काम कर रही है, उन्हें हमने जो देखा है वो हमें उन्हें सिखाना होगा। और मुझ में तो ताकत है, मैं इन सब महिलाओं को मैं बताऊंगी कि युद्ध के माहौल में हमने क्या काम किया था। अब आपको हिम्मत जतानी है। और 1971 की जंग में देश की सेवा करने वाली उर्मिला अहिर ने बताया कि जब जंग छिड़ी उस वक्त तो स्कूल में थी और किसी भी तरह देश की सेवा करना चाहती थी। ऐसे में अपनी उम्र बढ़वाकर वो होमगार्ड में शामिल हो गई। और युद्ध का माहौल इतना भयंकर था, जब हमको तब फ़ोन की भी सगवड़ नहीं थी हमारे पास। तब हमारे जो ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो हमें बुलाते थे और बोलते थे कि आपको आना पड़ेगा। तो हम 2 किलोमीटर हमारा घर दूर था, पैदल जाते थे ऑफिस में। तो गली गली में जाकर हमको सबको समझाते थे कि डरो मत, और डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। और गली गली में तब रेत बोलते हैं ना, रेत की बोरियां भर के रखी थी, और ड्रम बोलते हैं वैसे सारे जहाँ देखो पानी का ड्रम। और हमको वो हमारे होमगार्ड के जो बड़े कर्मचारी ऑफिसर थे वो हमको समझाते थे कि ऐसी तरह जाओ, ये बोरी लो, शायद कहीं भी जो बम गिर जाए उस पर बोरी डाल दो। तो हम सोचते थे कि क्या, तो कहीं नहीं, ऐसे जल्दी तो फट नहीं जाता, तो आप ऐसा काम करो, जल्दी जल्दी निकलो, बम पर गिरते तो जहीं भी पड़ा है वहीं बोरी डाल दो। और भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की साजिश एक्सपोज की है। पता चला है कि पाकिस्तान ने एलओसी के पास लगे अपने टावर्स की रेंज बढ़ा दी है। इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद भारत में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां पर मौजूद हूं, ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ग्रामीण इलाका है। ये लोकेशन कौन सी है ये हमको नहीं बताएंगे, लेकिन सामने अगर आप देखें पाकिस्तानी टावर जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे इनका जो फ्लैग है वो भी अब उतारा गया है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखला गया है। और एक बार फिर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैज़, टेलीनॉर, यूफोन, ये ऐसे पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क्स हैं जो साफ तौर पे इस इलाके में भी इसकी रेंज जो है वो यहाँ पर मिल रही है। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क की रेंज यहाँ पे आ रही है।
बिल्कुल जी कि ये जब भी कोई ऐसे हालात बनते हैं तो ये अपनी रेंज जो है ये बढ़ा देते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो पाकिस्तान का ऐसे समय पे कि अपनी जो ये एक रेंज बढ़ा देता है ताकि यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो BSF है उनकी एक्टिविटी का पता कर सकेंगे वो क्या हो रहा है। और भारत के हमले के खौफ से आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि रूस की विक्ट्री डे परेड के बाद भारत का हमला संभव है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों से लेकर इस्लामाबाद तक सियासी मीनारों में इस वक्त दहशत है। पुलवामा के बाद जिस तरह से भारत ने आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए थे, उसी तरह अब पहलगाम अटैक के बाद फिर हाफिज और मसूद के शागिर्दों की कब्र खुदने वाली है। पाकिस्तान की तबाही का मंजर अब साफ दिख रहा है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित को भी अब पाकिस्तान की तबाही के सपने आ रहे हैं। अब्दुल बासित का कहना है कि जंग का ऐलान हो चुका है, तारीख तय है, दिन मुकर्रर है, बस अब भारत का हमला होने वाला है। अब्दुल बासित का कहना है कि भारत अब कार्रवाई जरूर करेगा। रूस की विक्ट्री परेड के बाद भारत का हमला तय है। उन्होंने हमले की तारीख भी बताई। बासित ने कहा कि भारत का हमला 10 और 11 मई को संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत का हमला सीमित होगा और पाकिस्तान के कई इलाकों में कार्रवाई होगी। जिन्ना लैंड पर डर लाजमी है। पाकिस्तान तबाह मुल्क था, तबाह मुल्क है और बर्बाद ही रहेगा। पाकिस्तान में जब तक हुकूमतें जनरलों के हाथ की कठपुतली रहेंगी, आतंकी पाकिस्तान ऐसे ही सिसकता रहेगा, ऐसे ही पाकिस्तान की कब्र खुदती रहेगी। और भारत के हमले के खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान पर जल्द हमला कर सकता है भारत। LOC के पास किसी भी वक्त भारत का हमला हो सकता है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। खौफजदा पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुलकर बोल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर जल्द हमला कर सकता है। LOC के पास की हलचल से ख्वाजा आसिफ बेहद डरे हुए हैं और अब खुलकर बोल रहे हैं कि भारत उन पर किसी भी वक्त हमला करने की तैयारी में है। हालांकि मीडिया के सामने ख्वाजा आसिफ ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान भी जवाब देने के लिए तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य तैयारियों के बीच कल होने जा रही मॉक ड्रिल से पाकिस्तान घबराया हुआ है और अब ये मान चुका है कि भारत अब आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगा जो कल्पना से परे होगा। और भारत के सीक्रेट ऑपरेशन में आतंकी हाफिज सईद को अपनी मौत का डर सता रहा है, जिसके कारण वो अंडरग्राउंड हो गया है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सिर्फ पाकिस्तानी फौज और नेताओं में ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के संरक्षण में रहने वाले आतंकी भी खौफ में हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद कल तक भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, लेकिन अब उसे भारत के सीक्रेट ऑपरेशन से मौत का डर सता रहा है, जिसके कारण वो अंडरग्राउंड हो गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कहीं छिपा हुआ है। हाफिज सईद का ये खौफ उसके बेटे तलहा सईद पर भी दिख रहा है। और बलूचिस्तान में शहबाज शरीफ के खिलाफ हो गई है बगावत। बलूचिस्तान के मौलानाओं ने बड़ी अपील की है। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान का साथ ना देने की अपील की गई है। पाकिस्तान को जुल्मी देश करार दिया है बलूचिस्तान के मौलानाओं ने और दमन के लिए, जुल्म और सितम के लिए आसिम मुनीर को ठहराया है जिम्मेदार। भारत से बढ़ते तनाव के बीच बलूचिस्तान में भी शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। बलूचिस्तान के मौलानाओं ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है तो यहाँ के लोग पाकिस्तान का साथ ना दें। इस्लामाबाद के मौलाना भी जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देने की अपील कर रहे हैं। भले ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन लंबे समय से पाकिस्तान यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। बलूचिस्तान के दमन के लिए यहाँ के लोग सीधे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले पर शहबाज शरीफ को अपने देश के सियासी दलों का साथ नहीं मिल रहा है। इमरान खान की पार्टी ने भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। भारत की कार्रवाई से डरे पाकिस्तान की सरकार को वहां के सियासी दलों का ही साथ नहीं मिल रहा है। खबर है कि सरकार की ओर से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर बात करने के लिए सभी पार्टियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। PTI नेता लतीफ खोसा ने कहा कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को बांग्लादेश ना बनाए। पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा गया कि सरकार ने ब्रीफिंग करने के लिए बैठक बुलाकर सिर्फ खाना पूर्ति की है। PTI सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करती है। सरकार को मामले पर सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए।
और भारत के खौफ से पूरा पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने शहबाज सरकार को घेरा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में कल संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन वहां ना शहबाज शरीफ मौजूद थे, ना ही कोई बड़ा मंत्री। इस बात पर विपक्ष के बड़े नेता और जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान गुस्सा हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने संसद से शहबाज शरीफ को खरी खोटी सुनाई और संसद का बायकॉट कर दिया। इससे पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी सर्वदलीय बैठक से दूरी बना ली थी और शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। और वहीं भारत की वाटर स्ट्राइक का असर 1 महीने के भीतर पाकिस्तान में दिखने लगेगा। इस बीच चिनाब नदी का बहाव 90% तक कम कर दिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट देखिए। दूर दूर तक रेत और पत्थर के टुकड़े, ऊपर खुला आसमान है, नीचे धरती जहां तक देखिए वीरान है। यकीन करना मुश्किल है कि कल तक यहां चिनाब नदी बहती थी। आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। बगलिहार गेट बंद हो जाने से पानी के बहाव में 90% तक कमी आई है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद भारत ने सख्त कदम उठाए हैं। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई गेट जो है यहाँ पे वो बंद किए गए हैं और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जल स्तर पानी का जो लेवल है वाटर का वो काफी कम हुआ है। इस बीच किशनगंगा बांध के लिए भी इसी तरह के अभियान की योजना बनाई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी ऐसा मंजर नहीं देखा था। ये इतिहास में पहली बार हमने देखा कि इतना ज्यादा पानी कम होना। पाकिस्तान को पानी बंद करो और मेरी सरकार से यही है कि एक बार पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक फिर से करनी चाहिए। इधर सिंधु नदी का पानी रोके जाने का असर 11 जून के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। भारत की सैन्य कार्रवाई से भयभीत पाकिस्तान दुनिया भर में गिड़गिड़ा रहा है और इसी कड़ी में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गुहार लगाई थी, जहां उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश की, लेकिन यहां उसे मुंह की खानी पड़ी। कोई भी सदस्य देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जिस चीन की दोस्ती का दम भरता है, उसने भी उसके पक्ष में खुलकर कुछ भी नहीं कहा। यूएनएससी में पाकिस्तान से दो टूक कहा गया कि जिम्मेदार लोग न्याय के कटघरे में लाए जाने चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भी भावनाओं को समझा जा सकता है। परमाणु हमले की धमकी तनाव को बढ़ाने वाली है। धर्म के आधार पर टारगेट कर हत्या करना चिंता की बात है और निर्दोष और आम नागरिकों को निशाना बनाना बिल्कुल अस्वीकार्य है। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर है। जांच के दौरान 70 आतंकी ठिकाने मिले। पहाड़ियों और जंगलों के बीच थे आतंकी ठिकाने। आतंकी ठिकानों की तस्वीरें अब टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स की निशानदेही पर आतंकवादियों के ये ठिकाने पता चले हैं। उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन ठिकानों को लकड़ी और पत्तों से ढका गया था। ये देखिए, जो OGW हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, उनसे जो जानकारी हासिल हुई है, उसके बाद इन ठिकानों के बारे में पता चला है। आप तस्वीरें देखिए और जानकारी यह भी मिली है कि इनमें से कई ठिकाने ऐसे थे जहां एक महीने का राशन पहले से ही इकट्ठा करके रखा गया था। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये तो बड़ी कामयाबी है। 70 ठिकानों के बारे में आतंकवादियों के पता चला है, यानी OGW नेटवर्क से जिस तरह से पूछताछ की जा रही थी, उसके बाद ये एक बड़ा आउटकम हमारे सामने है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी कामयाबी मिली है और ये साउथ और नॉर्थ कश्मीर के अंदर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं और साथ ही जो तराई के इलाके हैं, लगातार वहाँ पर सेना, CRP और इसके अलावा J&K पुलिस की जॉइंट टीम काम कर रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। OGW साथ में मौजूद है और इन्हीं OGW की निशानदेही पर ये जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगल के जो इलाके हैं, वहाँ पर बाकायदा इस तरीके की केव मिली है। बाकायदा वहाँ पर इस तरीके के जो हाइड आउट्स होते हैं आतंकियों के, वो वहाँ से देखे गए हैं और इनको तुरंत डिस्ट्रॉय भी किया गया है। कई ऐसे भी ठिकाने थे जो हाइड आउट थे
यहाँ पर ऐसा लगा कि कुछ देर पहले या फिर कहें कुछ घंटे पहले ही आतंकी वहाँ से फरार हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बाकायदा राशन बरामद हुआ आतंकियों के लिए, जो वो महीने भर का अपने एक राशन वहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा कपड़े वहाँ से बरामद हुए, जूते चप्पल तमाम चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं, कुर्सियाँ कंबल। तो इस तरीके के जो हाइड आउट है वो फिलहाल जांच एजेंसियों के टारगेट पर है। और ये जो हाइड आउट है वो इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इन पहाड़ी इलाकों में, जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, क्योंकि पूरी आशंका है कि आतंकी अभी भी उन्हीं इलाकों के अंदर छिपे हो सकते हैं। तो ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम हाइड आउट को बस्ट किया जाए और आतंकियों तक पहुंचा जाए। इसके अलावा आप देखिए कितनी बेहद सतर्कता बरतते हुए आतंकी अपना हाइड आउट तैयार करते हैं। बाकायदा जो जमीन है उसके अंदर गड्ढा खोदा जाता है, उसके ऊपर बाकायदा बल्लियां, जो लकड़ी होती है उसको बिछाया जाता है, उसके ऊपर पत्ते डाले जाते हैं। इसके अलावा जमीन के अंदर भी पूरा हाइड आउट तैयार किया जाता है, जो ऊपर से अगर कोई ड्रोन या फिर जो एरियल से नजर रखी जाए, अगर उनको तलाशने की कोशिश की जाए तो ऊपर से बिल्कुल पहाड़ जैसा लगता है, एकदम समतल जमीन लगती है, लेकिन अंदर आतंकियों का हाइड आउट होता है। तो लिहाजा इस तरीके के हाइड आउट बस करना सबसे पहली प्राथमिकता है, ताकि आतंकियों को छुपने की जगह को पूरे तरीके से खत्म किया जाए और उसके बाद उन्हें मजबूर किया जाए कि वो ग्राउंड पर आए। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए।